नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री करेंगे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं होंगी शुरू। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बात। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार की योजना पर हुई चर्चा। 1947 के बाद पहली बार कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में आयोजित की गई नवरात्रि पूजा। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में विजेताओं को देंगी पुरस्कार। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत, श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। आज हिमाचल के धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड का मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10:30 बजे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में दुनिया भर से व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री ब्लू अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस भविष्यवादी योजना के अनुरूप 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। यह शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्री भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व भी मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भविष्य के बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। इस अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। दोनों की बातचीत उस दौरान हुई जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और इस संदर्भ में इस बातचीत को बहुत ही अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान पीएम मोदी और पिचाई ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार में भाग लेने के लिए गूगल की योजना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए HP के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गूगल की 100 भाषाओं की पहल को स्वीकार किया और भारतीय भाषाओं में AI उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने गूगल को सुशासन के लिए AI टूल पर काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गूगल इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की गूगल की योजना का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री को जीपे और UPI की ताकत और पहुंच का लाभ उठाकर भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार करने की गूगल की योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई।
बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। पिचाई ने लिखा, भारत के लिए गूगल की चल रही प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के लिए आज शानदार बैठक के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम एआई का लाभ उठाते हुए अपने संचालन का विस्तार कर रहे हैं और हमारी साझेदारी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगर बात करें पुरस्कारों की सूची की तो आर माधवन निर्देशित रॉकेटी द नाम्बी इफेक्ट्स को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म RRR को घोषित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। इस वर्ष की गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सृष्टि लखेड़ा की एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा। फिल्म एरविन निजाल के गीत मायावा छायावा के लिए श्रेया घोषाल सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार ग्रहण करेंगी। फिल्म RRR के गीत कोमुरम भीमुडो के काल भैरव सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इसी फिल्म के लिए प्रेम रक्षित को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार मिलेगा। देवी श्री प्रसाद को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए और MM कीरावानी को RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। शुचि सरकार के फिल्म सरदार उधम सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद सोमवार को नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने की संभावना पर चर्चा की। 2+2 संवाद भारत ब्रिटेन विस्तृत कूटनीतिक सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार विमर्श करने का माध्यम है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने नियमित रूप से होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत पर संतोष प्रकट किया। दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के आधुनिकी और सशक्तिकरण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 313 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। INS व्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है जिसका इंजन भाप से डीजल प्रोपल्शन में बदला जाएगा। 2026 में ये काम पूरा हो जाने के बाद INS व्यास को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने वियतनाम के हो ची मिन में एक समारोह के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। Today is a really big day for our relationship and the installation of the bust of Mahatma Gandhi, its unveiling is a very symbolic moment of our friendship, and I would like to express my gratitude to the authorities of Vietnam and especially of Ho Chi Minh City for facilitating today's ceremony. Today, that very connect resonates in the relationship of friendship and cooperation between India and Vietnam. It reflects the essence of our partnership, which is rooted in mutual respect and shared aspirations for a better world. विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वियतनाम के प्रधानमंत्री पाम मिन चिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने
के विषयों पर खास चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वियतनाम साझेदारी स्थायी, सुरक्षित और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के विदेशी मामलों के आयोग के अध्यक्ष ले हो ट्रंग से भी मिले। हम बता दें कि इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम की रणनीतिक अकादमी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत विषय पर संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आसियान की केंद्रीय भूमिका के महत्व को रेखांकित किया और क्वाड के योगदान पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने हनोई में अपने समकक्ष बुई थान हो सोह के साथ 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्याय, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र वैश्विक मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता और विभिन्न बहुपक्षीय समूहों में सहयोग पर भी दृष्टिकोण साझा किए गए। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का भी अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कलारी पयट्टू और वोवी नाम को दर्शाने वाले टिकट खेल के प्रति साझा संबंध को दर्शाते हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, सामाजिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि गर्भपात की अनुमति देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होता है, क्योंकि गर्भ से मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है और ये भ्रूण के असामान्य होने का मामला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। शीर्ष अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा, यानी कि आज 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाने वाली है। संविधान पीठ ने 11 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी। 11 मई को मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में करीब 20 अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें सेम सेक्स कपल, ट्रांसजेंडर पर्सन, LGBTQIA आदि भी शामिल हैं। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इनमें विपरीत लिंग की शादी को मान्यता है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज भी बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दूरदराज के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने का अनुमान है। उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश और उसके बाद इसमें कमी की उम्मीद जताई है। पूर्वी भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बुधवार तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और बिजली गिरने के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। कल सोमवार को विश्व कप 2023 का 14वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। लखनऊ में हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। अब तक खेले गए अपने 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली जीत थी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 43.3 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक 78 रन कुशल पेरेरा ने बनाए। वहीं एडम जेम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए
8 ओवर में 47 रन देकर 4 विकेट लिए। जवाब में 210 रनों के साधारण लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट खोकर 35.2 ओवर में ही 215 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक 58 रन जोश इंग्लिश ने बनाए। वहीं श्रीलंका की ओर से दिलशान मधुशंका ने 9 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए एडम जेम्पा को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। विश्व कप 2023 का 15वां मुकाबला आज हिमाचल के धर्मशाला में 2 बजे से नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला है। विश्व भर में क्रिकेट की लोकप्रियता की वजह से अब क्रिकेट मैच खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में भी देखने को मिलेगा। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। क्रिकेट को लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से सोमवार को शामिल कर लिया गया। 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने 141वें सत्र में जिन अन्य खेलों को शामिल किए जाने को मंजूरी दी है उनमें स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को शामिल किया जाना इस अद्भुत खेल की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, बेहद खुश हूं कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश खेल लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में शामिल होंगे। खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में हम विशेष रूप से क्रिकेट को शामिल करने का स्वागत करते हैं, जो इस अद्भुत खेल की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 का सफल आयोजन किया और उसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का भी महाआयोजन सफल रहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही कल्चरल बाजार और प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आइए देखते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही सांस्कृतिक, शिल्प बाजार और प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी मेहमानों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। कल्चरल बाजार में देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक कला का जीवंत उदाहरण देखने को मिला। इन प्रदर्शनियों में कपड़ा मंत्रालय ने कई प्रकार के स्टॉल लगाए। इनमें गुजरात की प्राचीन अजरक आर्ट के साथ साथ सोने की नक्काशी वाली उस्ता कला भी शामिल रही। इस दौरान बनारस की गुलाबी मीनाकारी भी देखने को मिली। इस गुलाबी मीनाकारी से आभूषण और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस गुलाबी मीनाकारी से बने कफलिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप भेंट किए थे। इसके साथ ही हिमाचल के प्राचीन हथकरघे के स्टॉल ने भी विदेशियों को खूब लुभाया। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 17 अक्टूबर साल 1993 से अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर साल 1992 को इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्यों में से एक है विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना। यह दिन निर्धनता में रह रहे लोगों के साथ सक्रिय साझेदारी करके उन्हें निर्धनता से बाहर लाने के प्रयास पर बल देता है। इस दिन को चुनने की वजह यह है कि साल 1987 में आज ही के दिन पेरिस के ट्रोकाडेरो में 1 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे और इस बात की घोषणा हुई कि गरीबी मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आने की आवश्यकता है।
इस वर्ष इस दिन के लिए थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। आजादी के बाद पहली बार नवरात्रि के अवसर पर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित शारदा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये घाटी में शांति लौटने का प्रतीक है। ऐतिहासिक शारदा मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस वर्ष कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई है। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ पूजा की गई थी और अब शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भी मंदिर में पूजा के मंत्र गूंज रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि उन्हें पुनरुद्धार के बाद 23 मार्च 2023 को इस मंदिर को दोबारा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये न केवल घाटी में शांति लौटने का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौ के फिर से प्रज्वलित होने का भी प्रतीक है। रविवार से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया और मां के आशीर्वाद से देशवासियों के यश और कीर्ति में निरंतर वृद्धि की कामना की। चलिए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। देवी चंद्रघंटायै नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मयम् चंद्रघंटेति विश्रुता। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखराम् सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। मणिपुरस्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम् खंग गदा त्रिशूल चापशर पद्मकमण्डलुमाला वर